मुझे पता चला, मैंने गुड मॉर्निंग बोल रहा और मैं बोल रही तो वापस रिटर्न आ नहीं रहा, तो इनका पता नहीं क्या हो रहा, तो वो हो ही नहीं रहा था। तो हम मतलब हमारा कल तक का जो हो गया था 1997 का रेगुलेशंस, अब ये है मध्यस्थता नियम 2016, ये करेंगे आज हम। और बाकी के जो भी बचे हैं वो कर लेंगे। सिलेबस में तो नहीं है, बट इसमें कुछ दिया हुआ है कि उसको अधिक्रमित करते हुए ये रूल बनाया गया है, 2006 को अधिक्रमित करते हुए जो उसको पावर से दी गई है ना, 225 में कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट को पावर दी गई है, उसमें उसकी जुरिस्डिक्शन में है, तो उस ये वो 2006 को अधिक्रमित करते हुए उक्त संहिता की धारा 89 के अधीन मध्यस्थता के लिए न्यायालय के बाहर विवाद का समाधान करने के लिए ये नियम बनाया गया है। तो आर्टिकल, हाँ हाँ, वो तो नोटिफिकेशन में भी वही आया है, पर ये इसमें पता नहीं क्यों दे दिया है। ये पढ़ने के लिए जरूरी तो नहीं है, देख लेते हैं, नहीं तो और नहीं तो छोड़ देते हैं आप जैसा। हाँ, ये पहले दिया था लेकिन वो चेंज कर दिया, अब लेने जाओ तो अब वो नहीं मिल रहा है, अब ये वाला दे रहे हैं वो। अच्छा, और कुछ तो इसमें ना आगे जाके, अच्छा आपके पास है तो चलो अच्छा है, आप हमें भेज दीजिएगा थोड़ा बहुत कुछ हो उसमें तो, क्योंकि हमारे पास तो ये है 16। हाँ, वो इसीलिए उन्होंने हटा दिया होगा, इंग्लिश में है तो इसलिए वो हिंदी में ये दूसरा वाला दे दिया उन्होंने। पर इसमें मतलब ऐसा तो लिखा है जैसे कि अनुच्छेद 225 में जो हाई कोर्ट की अधिकारिता है, और 122 और 128 जो है सेक्शन सीपीसी की, उसमें जो रूल बनाने की पावर है हाई कोर्ट की, वो वाली चीज को यूज करते हुए ये बनाया गया है रूल इसमें 2016 का। तो ये जो विवाद वगैरह होते हैं उनको सोल्व करने के लिए बनाया गया है ये। तो क्या करें, छोड़ें इसको? क्योंकि पता नहीं ये आएगा कि या वो आएगा, ऐसा कुछ मुझे तो पता नहीं इस बारे में जानकारी, क्योंकि नोटिफिकेशन में तो वही दिया हुआ है, 6 का ही दिया हुआ है। दो ही क्वेश्चन आते हैं, वैसे ज्यादा नहीं आते हैं, दो ही क्वेश्चन बनेंगे। दोनों इनकोर्स में ही है। सिलेबस में 2006 का है। कैसा सिलेबस में 2006 का है सर। आप एक बार सेंड कर दीजिएगा ना पीडीएफ या पिक 2006 की। जी जी। थैंक यू। तो फिर ये विधिक साक्षरता शिविर स्कीम जो है 1999 का, 1999 का ये कर लेते हैं स्कीम। उसे छोड़िए, उसे देख लेंगे, वैसे ही मैं तो देख चुकी हूँ। ओके मैम। तो ये है लीगल लिटरेसी कैंप स्कीम 1999। तो टोटल 10 स्कीम दी हुई है इसमें। इसमें फर्स्ट इसका जो है, फर्स्ट स्कीम इसकी जो रूल है इसका, इसका है इसका नाम क्या है, इसके बारे में शॉर्ट टाइटल, और सेकंड डेफिनेशन बताता है। थर्ड में उद्देश्य दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट किस लिए बनाया गया है, क्या उद्देश्य है। तो इसमें इसलिए बनाया गया है कि प्रचार प्रसार करना, फिल्म बना करके प्रस्तुतिकरण करना, प्रेजेंटेशन वगैरह करके, स्कूल कॉलेजेस में डांस वगैरह होते हैं, सॉन्ग्स वगैरह प्रेजेंटेशन करवाना, नाटक वगैरह जो होता है प्रोग्राम्स, ये इस तरह के प्रोग्राम से करवाते हैं ताकि लीगल अवेयरनेस के वो इसमें विधिक साक्षरता के लिए अवेयरनेस किया जा सके। हाँ, जैसे ये गंदी बस्ती वगैरह है उनमें ये साक्षरता शिविर जो कैंप लगाए जाएंगे, ग्रामीण इलाका जो है उनमें, अर्बन एरियाज वगैरह में। और ये एसटी एससी के वर्ग जो है, वीकर सेक्शन से, सोशल वीकर सेक्शंस, उनके उनके अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए उनके बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना, इसमें दिया गया 6 नंबर पे। 4 में क्षेत्र की पहचान,
आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। तो इसमें हाई कोर्ट अथॉरिटी वो कमिटी जो है और एक डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है ये और एक तहसील अथॉरिटी कमिटी अपने जिले में विधिक सहायता कैंप आयोजित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही साथ शहरी गंदी बस्तियों का भी चयन करेगी। मतलब इसमें कौन सी जगह आएगी, आइडेंटिफाई करने का मतलब ये कौन सी जगहों का चयन किया जाएगा, कहाँ पर ये काम करेगी। तो ऐसे जगहों पे काम करेगी जहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर लोग नहीं आ सकते विधिक सहायता के लिए, तो उनको अवेयरनेस करने के लिए ऐसी जगहों का चयन करेंगी। जो छुपे हुए एरिया से मतलब जहाँ पे कुछ भी फैसिलिटीज नहीं है, लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं और कुछ भी मतलब ऐसी फैसिलिटीज वगैरह है ही नहीं। 5 नंबर का साक्षरता का दल टीम का गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साक्षरता दल तो गठन कौन करेगा, तो ये जो तीनों अथॉरिटीज वगैरह है, कमिटीज वगैरह, ये इसका कॉन्स्टिट्यूशन करेगी, जो एक साक्षरता दल के रूप में जाना जाएगा। इन सबसे मिलकर के बनेगी, मतलब ये साक्षरता जो टीम है ये इन सबसे मिलकर बनेगी, जो अथॉरिटीज है, सेंट्रल अथॉरिटी, ये हाई कोर्ट कमिटी है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, तहसील विधिक सेवा है, तीनों से मिलकर बनेगी। और 6 नंबर है हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमिटी के लिए जो साक्षरता दल का गठन है, उसमें कौन कौन होंगे इसके बारे में ये दिया हुआ है लिस्ट, इसमें प्रारूप दिया गया है ड्राफ्ट। तो इसमें 7 और 8 जो है उसमें भी सेम है, तो हमको उसमें देखना नहीं है ज्यादा, बस उसमें जो दी गई है लिस्ट कौन कौन होंगे वो जरूर देख लेंगे, बाकी तो सेम ड्राफ्ट दिया हुआ है, तो इसी का ड्राफ्ट देख लेते हैं। इसमें एक तो अध्यक्ष होगा, हाईकोर्ट हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष होगा, एक सचिव होगा, सेक्रेटरी, हाईकोर्ट लीगल हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी का सेक्रेटरी होगा, प्रेसिडेंट होगा, एक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का एक मेंबर होगा, मेंबर जो होगा वो ये होगा अध्यक्ष, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का एक सदस्य उसमें होगा शामिल, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, पब्लिसिटी मेंबर होगा, एक डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर होगा, ये कोऑर्डिनेटर होगा, ये संयोजक होगा, जिला विधिक सहायता अधिकारी यही कोऑर्डिनेटर होगा। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष एमपी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस के परामर्श से उन व्यक्तियों में से जिनके पास ऐसी क्वालिफिकेशन और योग्यता है, जो 7 मेंबर होंगे उनमें ना उनको नॉमिनेट किया जाएगा, जो क्वालिफिकेशंस रखते हैं, क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे 7 मेंबरों को नॉमिनेट करेगा। कौन करेगा? अध्यक्ष उस कमेटी का। और इसमें SC ST और अदर जो वीकर सेक्शन है अन्य पिछड़े वर्ग, महिला वगैरह है, विधि के विद्यार्थी, विधि शिक्षक और निःशक्त व्यक्तियों में से प्रत्येक में से कम एक सदस्य सम्मिलित होगा। इनमें से जो भी अनुसूचित जाति आयोग वगैरह का जो भी मेंबर होगा उनमें से एक उनमें से शामिल किया जाएगा, महिलाओं में से शामिल किया जाएगा, और जो भी टीचर्स वगैरह होंगे लॉ के वो उनको शामिल किया जाएगा। इसमें ज्यादा तो नहीं करना है, वैसे सारे पॉइंट पढ़ना जरूरी तो नहीं है, हो गया ये काम, बस इतना ही पूछा जाएगा इसमें फर्स्ट वाले का। इसमें एक और दिया है एक नंबर 2 का एक नंबर दिया गया कि साक्षरता दल की पदावधि और नियुक्ति की अन्य शर्तें क्या है, तो उसमें एक नंबर दिया गया है टर्म क्या है उसकी, तो 2 साल होगी है ना। जो साक्षरता दल के जो मेंबर्स है उनकी जो वो कितने टाइम तक रहेंगे, तो 2 साल तक रहेंगे पद पर, और एक और पदावधि के लिए फिर से नॉमिनेट किए जाने हेतु पात्र होंगे, तो फिर से नॉमिनेट किया जा सकते हैं, 2 साल तो रहेंगे और फिर से दोबारा नॉमिनेट किए जा सकते हैं। सेकेंड, हटाया जाना, तो कैसे हटाया जाएगा इनको, तो हाई कोर्ट विधिक सहायता दल के किसी सदस्य को मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट के उनके कंसल्टेशन लेंगे और उसके बाद समिति के अध्यक्ष द्वारा हटाए जा सके, जो कमेटी का अध्यक्ष है उनके द्वारा हटाया जाए, चेयरमैन के द्वारा। क्यों हटाया जाएगा, रीजन, तो इसमें ए नंबर है वह पर्याप्त कारण के बिना हाई कोर्ट विधिक साक्षरता दल समिति के लगातार 3 सम्मेलनों में उपस्थित नहीं होता, लगातार कंटिन्यू वो 3 जो मीटिंग्स है उनमें शामिल नहीं होता है। बी नंबर वह दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया है। सी है अपराध के लिए निर्दोष ठहराया गया, हैज बीन कन्विक्टेड, और डी है हैज बिकम फिजिकली और मेंटली इनकेपेबल, हो गया, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से असमर्थ है। ई नंबर हैज सो अब्यूज्ड पोजीशन, उसने अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है, ऐसा दुरुपयोग किया जो लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है।
ये विधिक साक्षरता सीड स्कीम 1999 लीगल लिटरेसी कैंप स्कीम। ओके मैम। इसमें त्याग पत्र जो रिजाइन किसको देंगे? तो कोई भी मेंबर स्वयं अपने हाथ से लिखा हुआ, मतलब खुद ने जो रिटर्न में लिखा है, अपने मेंबर में भी राइटिंग अंडर हिज ओन हैंड एड्रेस्ड, अपने खुद के हाथों से लिखा हुआ है, अध्यक्ष को देगा, वो रिजाइन करेगा अध्यक्ष को, और अध्यक्ष द्वारा एक्सेप्ट कर लिए जाने के बाद, एक्सेप्ट हो जाता है ना, उसी डेट से वो प्रभावी होगा, इनफोर्स इफेक्ट में आएगा। अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किए जाने की तारीख से या त्याग पत्र दिए जाने की तारीख से 30 दिन का अवसान होने पर, मतलब या तो जो वो चेयरमैन है उनके द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता उस तारीख से हो जाएगा इफेक्टिव वो, या फिर 30 डेज का जो अवसान हो जाता है आफ्टर 30 डेज, उसके बाद जब रिजाइन दिया था उसके 30 दिन के बाद, अवसान होने के बाद। और रिक्ति, यदि कोई मेंबर किसी भी कारण से हाई कोर्ट विधिक साक्षरता दल के अधीन नाम निर्दिष्ट किया जाता है ना, नॉमिनेट किया गया है, और रिक्ति को उसी रीति में भरा जाएगा जैसा कि मूल रूप में नाम निर्देशन हो, और इस प्रकार नाम निर्दिष्ट व्यक्ति उस सदस्य किसके स्थान पर वह इस प्रकार नाम निर्दिष्ट किया गया शेष अवधि के लिए सदस्य होगा। मतलब उसने रिजाइन कर दिया है, जिसने एक मेंबर जिसने रिजाइन कर दिया है इस तीसरे नंबर में, थर्ड नंबर पे, तो फोर्थ नंबर भी ये कह रहा है कि उसने जब रिजाइन कर दिया तो उसकी जगह वो रिक्ति हो गई है, वैकेंसी हो गई है, तब उसको भरने के लिए किसी और को नॉमिनेट किया जाएगा। तो वो जिसको नॉमिनेट किया जा रहा है, जितने टाइम तक वो अपने पद पर कार्य किया है, उसने 2 साल तक था और उसने मान लो 1 ईयर काम किया है, और बाकी का जो टाइम बचा है उसका, तो उतने टाइम के लिए जो अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है, वो उसकी जगह काम करेगा। अब भत्ते वगैरह के बारे में है इसमें कि जो कैंप वगैरह लगाए जाते हैं ना, उनकी जो ट्रेवलिंग्स वगैरह होती है, यात्राएं होती है, उसके जो खर्चे होते हैं, उसके वो खर्चे वो दिए जाएंगे जो एक फर्स्ट क्लास ऑफिसर को दिए जाते हैं। 6 नंबर है इसका सेक्रेटरी, सचिव। कमिटी का जो सचिव है, हाई कोर्ट के विधिक साक्षरता दल के अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया व्यक्ति हाई कोर्ट विधिक साक्षरता दल का सचिव होगा। मतलब अध्यक्ष जो है चेयरमैन, उनके द्वारा नॉमिनेट किया गया व्यक्ति ही सचिव होगा इसमें। थर्ड नंबर का इसमें हाई कोर्ट विधिक साक्षरता दल के कृत्य क्या कार्य होंगे, फंक्शंस, इसके बारे में बताया गया है थर्ड नंबर पे। तो इसमें साक्षरता दल का एक कर्तव्य होगा कि वह विधि संबंधी जागरूकता के संबंध में स्टेट अथॉरिटी की पॉलिसीज और उनके डायरेक्शन को इफेक्टिव बनाएंगे। सेकेंड है इसका उन सभी कार्यों में से किसी एक कार्य का पालन करेगा, जो भी फंक्शन से है, ऑल फंक्शंस में से एनी कोई सा भी फंक्शन है उसका पालन करेगा। ए नंबर, समाज में विशिष्ट समाज के अशिक्षित और दुर्बल वर्गों में विधि संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए विधिक साक्षरता कैंप लगाना। hold legal literacy camps to promote legal awareness in the society, especially to illiterate and the weaker sections of the society. बी नंबर है इसका पेम्पलेट, पुस्तकें और अन्य समाचार पत्रों का प्रकाशन का वितरण करना, मतलब टेम्पलेट वगैरह बांट करके पब्लिश कर करके जानकारी उसमें सारी चीजें उसको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बी से हो गया बुकलेट वगैरह, और सी से कंट्रोल, और ये क्लिनिक कर लीजिए, इसमें याद रखने के लिए आसानी हो जाएगी। एस्टेब्लिश एंड कंट्रोल पैरा लीगल क्लिनिक टू प्रमोट लीगल अवेयरनेस, विधि संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए पैरा विधि क्लिनिकों की स्थापना करना और उन पे कंट्रोल करना, ये काम है। और डी नंबर है इसमें सेमिनार तथा कार्यशालाएं आयोजित करना, जो अरेंज सेमिनार्स एंड द वर्कशॉप्स। ये है टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स, समुचित उपाय करना, ऐसे जागरूकता फैलाने के लिए जो दुर्बल वर्ग के लोग, जो सोशल वीकर सेक्शंस जो हैं, और उनको मतलब अवेयरनेस करना, उनके जो गारंटी का अधिकार है, मतलब जो भाग 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में
जो फंडामेंटल राइट है उनसे उसको अवेयरनेस करना, उसके बारे में जानकारी देना कि भाई आपको ये राइट्स है। एफ नंबर में एससी एसटी गांवों में और बच्चे वगैरह जो है उनके लिए काम करना। स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्थाओं का समर्थन, मतलब जो महिला और बच्चों के लिए काम कर रहा है, एसटी एसटी के लिए जो काम कर रहा है, ऐसा स्वैच्छिक समाज कल्याण संस्था है, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास करना, मतलब उनसे मिलकर के काम करेंगे, ये उनसे हेल्प लेंगे। जी नंबर फिल्म दिखाकर प्रचार करना, फिल्म वगैरह दिखा करके ऐसा प्रचार किया जाएगा। 7 में भी वही है जैसा हम अभी पढ़ के आए हैं, और 8 में भी वही है, बस इसमें जो लिस्ट दी गई है वो देख लेना है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा बाद में। अब आगे बढ़ेंगे। 8, 7 और 8 को छोड़ देते हैं, ये सेम ही ड्राफ्ट है इसका। क्योंकि 6 में हाई कोर्ट लेवल पे था, अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है 7 में, और 8 में जो तहसील लेवल पर है। 6, 7, 8 ऐसे याद रख लीजिएगा सीक्वेंस में तीनों को। 9 विधिक साक्षरता शिविर के आयोजन का स्थान और तारीख। अब जगह कौन सी होगी, कौन सा प्लेस होगा, तो पब्लिक प्लेस पर किया जाएगा आयोजन। कहाँ पर किया जाएगा इसको, पब्लिक प्लेस पर किया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन जो होगा इसका, पब्लिक प्लेस जो होगा वहां पर इसका ऑर्गेनाइजेशन होगा, बस ये याद रख लीजिए इसमें 9। 10 शिविर का आयोजन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द शिविर, जो कैंप वगैरह है उसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ होगा, कितने लोग मिलकर करेंगे उसके बारे में। तो इसमें फर्स्ट है विधिक साक्षरता कैंप में लगभग 100 व्यक्तियों को जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं विधिक स्कीम की जानकारी प्राप्त करने के आमंत्रित किया जाना। अबाउट 100 पर्सन्स में से जो वहां निवास करते उस क्षेत्र में रेसिडेंट ऑफ दैट एरिया शुड बी इनवाइटेड, उनको इनवाइट किया जाना चाहिए। गेटिंग द लोकल नॉलेज इंफॉर्मेशन ऑफ स्कीम इन अ लीगल कैंप। सेकेंड है इसमें मीडिया के प्रचार के लिए आवश्यक सहायता देने का अनुरोध किया जा सकेगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो स्थानीय केंद्रों तक ले जाएगा, इस विषय को स्थानीय केंद्रों तक ले जाएगा। थर्ड है साक्षरता दल का संयोजक जो कोऑर्डिनेटर है वो जिला विधिक सहायता अधिकारी। ऐसे शिविर के 1 सप्ताह पूर्व शिविर आयोजन का प्रचार सभी समुचित साधनों, मतलब जो कैंप लगाया जाएगा उसके पहले प्रचार प्रसार कर दिया जाएगा। और जैसे इसमें राजस्व अधिकारी के मार्गदर्शन में प्रत्येक ग्राम में डोंडी पिटवा कर भी प्रचार किया जा सके। ये गांवों के लिए है, ये स्पेशली चीजें, क्योंकि गांवों में लोग अवेयरनेस नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कि कोई विधिक सहायता जैसी चीज भी कोई है। 4 नंबर मुख्य न्यायमूर्ति प्रमुख संरक्षक पैट्रन इन चीफ जो है कार्यपालक अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का अध्यक्ष वगैरह जो हैं, ये सभी इसमें इनवाइट किए जाते हैं। इसमें ये जितने भी ऑफिसर से इनको इनवाइट किया जाएगा और ये लेक्चर वगैरह देंगे वहां पर, इनका यह काम होगा। 6 नंबर में साक्षरता दल के अध्यक्ष सदस्य अन्य सम्माननीय आमंत्रितों को जो जिनको इनवाइट किया गया है वो इसमें लेक्चर देंगे, भाषण देंगे, और इसमें मूड कोर्ट भी लगाई जाएगी। इन कैंपों में प्रयास किया जा सकता है कि दरिद्र व्यक्तियों को अधिकतम विधिक सलाह दी जाए। जो जरूरतमंद व्यक्ति है, दरिद्र व्यक्ति का मतलब जरूरतमंद व्यक्ति, नीडी पर्सन्स, इन दिस कैंप्स ऑन अटेम्प्ट मे बी मेड टू प्रोवाइड मैक्सिमम लीगल एडवाइस टू द नीडी पर्सन्स। अब स्कीम फॉर पैरा लीगल वॉलंटियर्स रिवाइज्ड, इसमें तो पूरा इंग्लिश में है, थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ, पूरा पढ़ना नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें कर लेते हैं क्योंकि यही चीजें आगे रेगुलेशंस दिया है उसमें दी गई है हिंदी में सब कुछ।
मैम बुक कहाँ से मिलेगी ये? बुक आपके वहां से मिल जाए तो अच्छा है, वैसे तो नहीं मिलती है सबकी, यहाँ पे एमपी में ही मिल रही है, पूजा ला हाउस है यहाँ पे इंदौर में, वहां से मिल रही है। बाई पोस्ट भी भिजवा देंगे। हाँ, वो हो जाएगा, उनको ऑर्डर कर देंगे ना, कॉन्टेक्ट नंबर मैं बता दूंगी, तो आप ऑर्डर कर देंगे तो आ जाएगी, वो 2-3 दिन में ही आ जाएगी। अ, जो ये है पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, कि इसका उद्देश्य जो है दे टुवर्ड्स देयर पीपल्स अप्रोप्रिएशन, मतलब जो पीपल ऐसे हैं जो मतलब जो ये संस्थाएं हैं ना जो कार्य कर रही है, इनका इसका उद्देश्य ये सब मतलब कि ये लोगों के घर तक पहुंच करके उनको न्याय नहीं प्राप्त हो पा रहा है तो उनको न्याय प्राप्त करने में, उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराने में उनकी हेल्प करती है, इसलिए ये बनाया गया है। इसका मेन कौन ऑब्जेक्ट से पेरा यही का है। बता रहे हैं आप? पेरा, कौन से पेरा का बता रहे हैं? ये इंट्रोडक्शन वाला आ रहा ना उसमें। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट यही है। और द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ पैरालीगल्स कैन नॉट टू टोटली अडॉप्टेड टू इंडियन कंडीशंस हैविंग रिगार्ड टू इलिटरेसी ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ द, मतलब मैं इसमें टोटल पढ़ूंगी नहीं पूरा, और जैसे ज्यादा मेरे को ट्रांसलेट करना नहीं आता, जितना आया मैंने उतना कर लिया, और क्योंकि फिर वो कुछ गलत हो जाएगा प्रोविजन से, इसमें थोड़ा शॉर्ट में बता दूंगी सब कुछ इसमें से, बाकी मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, पैरालीगल कॉन्सेप्ट जो है, और ये कैन नॉट बी टोटली अडॉप्टेड टू इंडियन कंडीशंस, तो इंडियन जो है ये कॉन्सेप्ट हमारे देश में पूरी तरह से भारत में अडॉप्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके रीजंस बहुत सारे हैं, ये वाली बात है इसमें। और अब ये कहाँ पर काम करता है, जैसे चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट है और अदर डिपार्टमेंट डीलिंग विद डिफरेंट बेनिफिशियल स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन्वॉल्व विथ डोमेस्टिक वायलेंस एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, मतलब जो भी ये जुवेनाइल जस्टिस के क्षेत्र इनके लिए काम करता है, और ये जो वेलफेयर चाइल्ड वेलफेयर है, जो वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर महिला और बाल कल्याण विभाग जो है, ये इन लोगों इनके साथ में मिलकर के काम करता है ये, वहां पर मतलब जैसे कोई बच्चा वहां पर क्या हो रहा है ये जानकारी भी लेते हैं कि भाई उस जो वो इसमें जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वगैरह में उनके द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और कौन लोग जरूरत वाले हैं, ऐसा उनको ढूंढा जाता है इनके द्वारा, वहां पर रिसर्च की जाती है। uh, with the basic knowledge in the law and other available welfare measures and legislation, जो भी मतलब ऐसे उपाय करते हैं कल्याण के लिए, जो अवेलेबल करवाते हैं सारी चीजें, ऐसे उपाय करते हैं जो विधिक सहायता में जरूरी हो उतना वो ये काम करते, लेजिस्लेशन के विधायी सहायता करना, में असिस्ट देयर इमीडिएट नाइबरहुड दोज हु आर इन नीड सच असिस्टेंस, मतलब ये न्याय प्राप्त कराना कल्याण के लिए ये उपाय करते हैं, विधायी सहायता भी उसमें शामिल है, और सारी चीजें ये करते हैं, लोगों को उनके राइट से अवेयरनेस करवाते हैं कि भाई आपको आपके अधिकार ये सारे हैं और आप ये उनका यूज करो, तो उनके बारे में इनको जानकारी देते हैं। अब इसमें ये पेज नंबर ये 175 है, स्कीम फॉर पैरालीगल, ये थॉग इनिशियली द नालसा स्कीम ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द पीएलएसयू इंक्लूडेड द लीगल, जो इसमें एडवोकेट वगैरह है इसमें जो पीएलवी में काम करते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, मतलब उनकी जो पोजीशन है उनको जो अपॉइंट किया गया है अपने इस काम के लिए, तो अपने जो पद को वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे, एडवोकेट की स्थिति को वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे, ये बात इसमें बताई गई है। और लिस्ट तैयार करने की बात है, इसका जो नेक्स्ट आएगा पैरा, इसमें लिस्ट तैयार की जाएगी
शेल नॉट बी इनलिस्टेड और इंगेज्ड एज पीएलवी, मतलब जो अगर कन्फ्लिक्ट करता है एडवोकेट इस अपनी पोजीशन को, तो फिर उसको लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें लिस्ट में शामिल करने की बात है। जो अपने प्रोफेशन स्टेटस को एडवोकेट जो है वो कन्फ्लिक्ट करता है, तो उस शेल नॉट बी इनलिस्टेड और इंगेज्ड एज पीएलवी, इसमें लिस्ट में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। जैसा हमने 1997 का रेगुलेशन जो पढ़ा था 16 और 31 में दिया गया था कि पैरालीगल वॉलंटियर्स की एक पैनल तैयार किया जाएगा, एक लिस्ट तैयार की जाती है। तो उसमें जो शर्तें हैं कि कब नहीं की जाएगी, अगर वो अपने जो पद का दुरुपयोग करता है, तो फिर उसको हटा दिया जाएगा, तो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। और इसमें ट्रेनिंग की बात है, नेक्स्ट वाला जो दिया है इसमें पीएलवी की जो ट्रेनिंग होती है उसके बारे में इसमें है। ज्यादा इसमें कुछ है नहीं वैसे पढ़ने वाला, आगे हिंदी में दिया हुआ है रेगुलेशंस में। मोडालिटीज, इसमें मतलब ऐसा है कि जो है ना जो काम करें, एवरी तालुक सर्विसेज शेल हैव पैनल पीएलवीज। जो पैनल में कितने मेंबर्स होंगे, तो मैक्सिमम मतलब वैसे तो 50 लोगों का पैनल होता है, 50 व्यक्ति होते हैं उस पैनल में, लेकिन अगर 50 नहीं है तो 25 तो काम करेंगे। देयर रोल एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, और उनको जो काम दिया गया है वो 25 पर्सन ऐसे होंगे मेंबर्स जो काम करेंगे। द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की बात है, तहसील की बात है, तो तहसील में 25 काम करेंगे, मैक्सिमम 25 होंगे। और डिस्ट्रिक्ट की बात है तो 50 तो काम करेंगे ही। एक्टिव पीएलवीएस ऑन देयर रोल, मतलब वैसे तो 100 दिया हुआ है इसमें, लेकिन 100 अवेलेबल नहीं है, तो उनमें से 50 काम करेंगे, एक्टिव होकर के काम करेंगे इसमें। और इसमें इनका काम क्या रहेगा, मतलब ये जो वीकर सेक्शंस वगैरह है इनको सहायता करेंगे, सोसाइटी के जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं इनको सहायता करना, और कंपैशन, एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर द अपलिफ्टमेंट आर मार्जिनलाइज्ड एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। के जो वीकर सेक्शन है उनके लिए दया, करुणा रखना, सहानुभूति से उनके लिए कार्य करेंगे ये। अब ग्रुप में कौन कौन आएगा, कौन आ सकते हैं? ग्रुप फॉर होम पैरालीगल वॉलंटियर्स कैन बी सिलेक्टेड, तो कौन सिलेक्ट किए जाएंगे? तो कोई भी व्यक्ति सिलेक्ट किए जा सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है वो कोई भी हो सकता है, एनी पर्सन हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो और कोई भी शिक्षित व्यक्ति हो सकता है। तो इसमें लिस्ट दी गई है कौन कौन होगा। टीचर होंगे जो रिटायर हो गए हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट है, सीनियर सिटीजन्स, एमएसडब्ल्यू स्टूडेंट एंड टीचर्स। एमएसडब्ल्यू मास्टर ऑफ सोशल वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, डॉक्टर्स, मतलब कोई भी हो सकता है। PLV का मतलब क्या होता है? पैरालीगल वॉलंटियर्स, शॉर्ट में उसका मतलब इतना ज्यादा कौन बोलेगा, इसलिए उसको शॉर्ट कर दिया है। डॉक्टर्स, फिजिशियंस ये होंगे, मतलब कोई भी हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि लॉ वाला ही हो, वो कोई भी हो सकता है। स्टूडेंट एंड लॉ स्टूडेंट, स्टूडेंट भी हो सकता है, मतलब कोई स्टूडेंट का मतलब कोई सा भी स्टूडेंट हो सकता है, एंड लॉ स्टूडेंट या फिर लॉ स्टूडेंट हो सकता है, टिल दे इनरोल एज लॉयर्स। इसमें वो सारी बातें बताएगी कौन कौन हो सकते हैं। ट्रेनिंग की बात है तो इसमें ट्रेनिंग दी जाती है उसको, ये भी बात है, इसको पढ़ना जरूरी नहीं है सर। ट्रेनर्स, रिसोर्स पर्सन, अब जो प्रशिक्षण देता है वो कौन होगा, तो ट्रेनर्स, रिसोर्स पर्सन, इसके बारे में एक मतलब इसमें एक फॉर्म अप्लाई किया जाता है रिसोर्स पर्सन का, वैकेंसी निकलती है इसमें। तो इसमें मतलब हम अगर टाइम उसमें कोई भी मतलब इसमें रिसोर्स पर्सन के लिए अप्लाई कर सकता है पैरालीगल वॉलंटियर्स के रूप में काम करने के लिए। In consultation with the state legal service authority, the chairman of DLS shall identify। तो मतलब इसमें जो है पैरालीगल ये मतलब उसके परामर्श लेता है, स्टेट अथॉरिटी से परामर्श करता है, कंसल्टेशन करता है,
उसके बाद जो अध्यक्ष है वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के जो अध्यक्ष हैं वो इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन इसमें ट्रेनर होगा, प्रशिक्षण कौन देगा। प्रशिक्षण के लिए वो आइडेंटिफाई करते हैं, वो सिलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। तो पैरालीगल वॉलंटियर्स को जो ट्रेनिंग देता है उसका इसमें सिलेक्शन किया जाता है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो वो कौन हो सकता है, कौन सी फील्ड का होगा, तो इसमें मास्टर ट्रेनर साहब, मीडिएशन मध्यस्थ मास्टर हो, लॉ टीचर फ्रॉम लॉ कॉलेजेस, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ लॉ हो, तो मतलब एलएलएम किया हो, रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ लॉ हो ना, लॉ का जो रिटायर हो गए हैं प्रोफेसर वो होंगे, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स, ऑफिसर्स फ्रॉम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, समाज कल्याण विभाग से होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, पुलिस ऑफिसर्स, ये मतलब कोई भी हो सकता है, फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, फिजियोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स, मतलब कोई भी हो सकता है। ये जो प्रशिक्षक होगा, ट्रेनर होगा, ये कोई भी हो सकते हैं। नेचर ऑफ ट्रेनिंग, तो इसमें ट्रेनिंग की नेचर क्या होगी, तो इसमें जो नियम बनाता है इसके लिए, ट्रेनिंग के लिए, वो नियम बनाते हैं नालसा साइको है, जी, जियोलॉजिस्ट है कि साइकोलॉजिस्ट? फिजिकोलॉजिस्ट। इसमें जो प्रेस्क्रिप्ट करते हैं बाय द नालसा, मतलब यही रूल बनाते हैं ट्रेनिंग के लिए कि क्या नेचर होगा ट्रेनिंग का, किस तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी। नालसा जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, ये नियम बनाती है, नियमों द्वारा विहित करती प्रेस्क्रिप्ट। ओरिएंटेशन प्रोग्राम, बेसिक ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्स। टॉपिक ऑफ ट्रेनिंग, तो प्रशिक्षण का टॉपिक क्या होगा ट्रेनिंग का, उसके बारे में बात है इसमें। तो ये यूनिफॉर्म होगी, एक समान ट्रेनिंग सबको दी जाएगी, और ट्रेनिंग उचित भाषा में उसका प्रारूप जो है तैयार किया जाएगा। द मॉड्यूल्स ऑफ प्रिपेयर्ड शैल बी ट्रांसलेटेड इनटू रीजनल लैंग्वेज, तो उसको ट्रांसलेट भी किया जाएगा रीजनल लैंग्वेज में, उचित भाषा में। आइडेंटिफाई कार्ड, अभी आइडेंटिफाई कार्ड दिया जाता है, कब दिया जाएगा, जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। तो ट्रेनिंग के कंप्लीट हो जाने के बाद ये आइडेंटिटी कार्ड उसको दिया जाता है पीए को, जो पैरालीगल वॉलंटियर्स है उन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। तो इसमें है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, द पीएलसी में बी सब्जेक्ट टू अ रिटन एंड ओरल टेस्ट, जो रिटन में टेस्ट हुआ है और ओरल टेस्ट हो गया है, तो पीएलसी आर डिक्लेयर्ड टू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, तो डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि वो कंप्लीट हो गई ट्रेनिंग। ऑन बीइंग डिक्लेयर्ड सक्सेसफुली दे मे बी गिवन आइडेंटिटी कार्ड, फिर उसको आइडेंटिटी कार्ड दे दिया जाएगा। क्या क्या हो गया उसमें, तो इसमें सीरियल नंबर वगैरह सब हो गए, नेम होगा, वो होगा, फोटो होगा, उसमें जैसे सब में रहता है वैसे ही होगा। द आइडेंटिटी कार्ड शेल नॉट बी यूज्ड टू अवेलिंग ऑफ ट्रेवलिंग कंसेशन इधर इन बस और इन एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब जो आइडेंटिटी कार्ड जो है, आईडी कार्ड, उसको कहीं पर भी यूज नहीं किया जाएगा। बस वगैरह में जैसे जनरली लोग कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट वगैरह होते करते ही है ना, बस वगैरह हम सफर करते हैं तो उस कार्ड का यूज कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट वगैरह है, ऐसे इस तरह वो नहीं कर सकता है। इट शेल नॉट बी यूज्ड फॉर अवेलिंग ऑफ एनी गवर्नमेंटल बेनिफिट्स आर लोन बाय द होल्डर ऑफ द कार्ड, मतलब कार्ड को वो कोई भी गवर्नमेंटल लोन नहीं लेगा उस कार्ड से, वो ये काम नहीं कर सकता है। और कोई भी सुविधा के लिए सुविधा का उपयोग नहीं करेगा, ऐसा जो द आइडेंटिटी कार्ड शेल नॉट बी यूज्ड फॉर अवेलिंग ऑफ एनी अदर फैसिलिटीज, कोई भी अदर सुविधा है उनका यूज नहीं करेगा, एक्सेप्ट इसका एक अपवाद ये है, फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन एज पीएलबी, मतलब उसको सिर्फ वहां यूज करेगा जहां पर उसको आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है उस पर्सन की जो पीएलबी है। वैलिडिटी ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, इसकी वैलिड हाँ, वैलिडिटी कब तक रहेगी, तो ये वैलिड रहेगा 1 ईयर तक, और उसके बाद भी अगर उसको चेयरमैन को लगता है
कि पीएलवी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फाइंड्स, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो चेयरमैन है उसको लगता है, उसको ऐसा पाया जाता है कि वो कंटिन्यू एलिजिबल है, योग्य है, वो कंटिन्यू काम कर रहा है पीएलवी, तो मोर देन 1 ईयर, 1 साल के लिए और उसको वैलिड कर दिया जाएगा। ड्यूटीज आर ट्रेनेड पैरा लीगल वॉलंटियर्स। तो इसकी क्या ड्यूटीज है? इसमें वही है, जनता को विवाद की प्रकृति से अवगत कराना वगैरह, और ये ह्यूमन डिग्निटी वगैरह इनके लिए अवेयरनेस करवाना, बताना, सब चीजों को ये काम करेगा। सुलह करवाने का काम पक्षकारों को डिस्प्यूट में ये सब करेगा। रिजॉल्व द डिस्प्यूट इश्यूज प्रॉब्लम्स ऑफ दोस इंस्टीट्यूशंस। और 357 ए सीआरपीसी जो है पीड़ित प्रतिकर योजना, इसमें उसके लिए भी बताएगा विक्टिम को कि आप इसमें ये कंपनसेशन ले सकते हैं, और उसके लिए proper care and attention effort shall be made by the PLVs secure compensation for the victims of crime under the provision of section 357 है सीआरपीसी। हमने पढ़ा था ना कंपनसेशन का, विक्टिम कंपनसेशन स्कीम, तो पीड़ित प्रतिकर योजना के सुरक्षित रखा जाएगा इसमें। और एक और है, जैसे कोई विजिट करते हैं जेल में, जो बंद कैदी है उनसे मिलना जुलना ये काम करते हैं, उसको मतलब उससे कोई मिलता ही नहीं है, वो अकेला बंद है और उसका कोई है ही नहीं फैमिली वाला भी कि कोई उसको जा करके उससे मिले और उसको लीगल अवेयरनेस कर, उसको भी मतलब वहां जाकर के हेल्प की जाती है, विजिट किया जाता है जेल में कैदी आदि से भी। और इसमें एक और है कि बच्चों का अधिकारों की हनन की रिपोर्ट करना, जैसे गुमशुदा बच्चे वगैरह खो जाते, मिसिंग चिल्ड्रन है एंड ट्रैफिकिंग ऑफ गर्ल चिल्ड्रन है, तो ऐसे लोगों को भी वो हेल्प करता है, वहां पर उसकी रिपोर्ट करता है। शेल रिपोर्ट वायलेशंस ऑफ चाइल्ड राइट्स, बच्चों के अधिकारों का हनन होने पर वो रिपोर्ट करता है। फ्रंट ऑफिसेस की बात है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में फिक्स ऑन ऑनरेरियम फॉर द, जो मानदेय वगैरह है उसको दिए जाएंगे, वो काम कर रहा है उसको क्या दिया जाएगा उसके बारे में है इसमें। तो शेल नॉट बी लेस देन 250 पर डे। क्या क्या इसमें ये छूट गया, एक्सपेंसेस इंक्लूड बाय पैरा लीगल वॉलंटियर्स, जो खर्चे वगैरह होंगे वो चेयरमैन डिसाइड करेगा क्या क्या खर्चे हुए हैं पैरा लीगल वॉलंटियर से भी, बस ट्रेन। ये 250 पर डे वाला आपने कहाँ पढ़ दिया? वो आगे चला गया, नहीं वो इसमें एक्सपेंसेस ये छूट गया इस वाला पेज का, 180 पेज का। एक्सपेंसेस जो खर्चे होते हैं उनके लिए उसको क्या दिए जाएगा वॉलंटियर्स को, उसके बारे में इसमें है। तो ये चेयरमैन का डिस्क्रिशनरी पावर है, उसको क्या खर्चे दिए जाएंगे। मेट्रो सिटीज में बी एज डिटरमाइंड बाय द SLSA, जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो करेगी इसमें डिसाइड। अगर ये मतलब उसका मामला मेट्रो सिटीज का मामला है तो फिर जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वो उसके द्वारा मामला विचारणीय होगा, उसकी पेबल जो है उसके लिए, मानदेय के लिए। मैं डिस्प्यूट 1 or more PLVs ऑपरेट द फ्रंट ऑफिसेस। हाँ, एक ये और है कि PLV जो है आर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी ट्रेवल एक्सपेंसेस व्हेन दे यूज द ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडेड बाय SLSA, मतलब जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा जो भी उसको मतलब इसमें वाहन वगैरह उसको अवेलेबल कराया गया है, तो फिर वो ऐसे कोई उसमें ट्रेवल खर्च वगैरह के लिए हकदार नहीं होगा।
Paralegal volunteers to assist in the legal literacy classes and camps. कानून शिक्षा के लिए वो कैंप लगाएंगे, इसके लिए वो बताएगा इसमें। और एडीआर मैकेनिज्म, जेल, पैरालीगल वॉलंटियर्स इन जेल, मतलब वो जेल में जाएगा, जो कैदी बहुत समय से जेल में बंद है, उससे मिलेगा वो वहां पर, उसके बारे में उसकी जो भी स्टेटमेंट होंगे वो लेगा और उसकी हेल्प करेगा डिफेंस से करवाने के लिए, विधिक सहायता के लिए सिफारिश करेगा कि ये इसको जरूरत है। पेमेंट, they will be entitled to be paid as PLV for the services rendered at the prescribed rate on honorarium payable to other PLVs. पेमेंट वगैरह बाकी तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब, ये सेम बातें इसमें रेगुलेशंस में पढ़ेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स रेगुलेशंस 2011। तो ये जो है 2011 का रेगुलेशन विनियम है, इसमें 26 रेगुलेशन है। फर्स्ट इसका शॉर्ट टाइटल है, इसमें केंद्रीय प्राधिकरण जो स्टेट अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी जो है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 में जो सेक्शन 29 है, उस शक्ति उसमें पावर है ना सेंट्रल अथॉरिटी की, उनका यूज करते हुए उक्त अधिनियम की सेक्शन 4 के बंदों के अनुसार में निम्नलिखित विनियम बनाता है। इसमें सेंट्रल अथॉरिटी नियम बनाती है। इसमें फर्स्ट है शॉर्ट टाइटल, तो वही कहता है इसका नेम क्या है, कब क्या होगा वगैरह, और ये कब प्रकाशित होता है, इसके बारे में ये कि प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्तों का लाभ जब पब्लिश्ड हुआ है सेम डे को ये इन्फोर्सेबल होगा। सेकंड डेफिनेशन से दी गई है, तो इसमें एक्ट वाली कर लीजिए। एक तो एक्ट से ये हमने पढ़ा था 1987 का एक्ट जो है वो एक्ट इसमें आएगा। और बी छोड़ दीजिए, सी नंबर है विधिक सेवा क्लिनिक, सी से क्लिनिक हो गया लीगल सर्विस क्लिनिक। इसमें वही पैरा विधिक स्वयं सेवकों, ये जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स जो है, और या वकीलों की सहायता से लोगों की मदद और सलाह करना, वही आता है इसमें। डी नंबर है लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस, विधिक सेवा संस्था। तो विधिक सेवा संस्था से क्या मतलब है, जो ये अथॉरिटीज है ना तीनों, ये अथॉरिटी आएगी विधिक सेवा संस्था में। पैनल लॉयर्स, ई में पैनल लॉयर्स आ गए, पैनल वकील। तो कौन है पैनल वकील, तो निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं विनियम 2010 के विनियम 8 के अधीन चयनित पैनल वकील है। इसमें जो उनमें जो लिस्ट तैयार की जाती है और जो सिलेक्टेड किए जाते हैं वो एडवोकेट इसमें आते हैं, निःशुल्क पैनल वकील। एफ इसमें पैरा लीगल वॉलंटियर्स कौन है, तो वे होंगे जो प्रशिक्षित कोई पैरा विधिक स्वयंसेवक अभिप्रेत है, जो ट्रेनिंग कर ली है, जिन्होंने जो ट्रेन हो गए हैं, ट्रेन एज सच बाय अ लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, वो होंगे। जी नंबर छोड़ दीजिए, एच नंबर भी छोड़ दीजिए, सेक्शन नहीं पूछेंगे, सेकंड नंबर छोड़ दीजिए। थर्ड पे आ जाइए, इसमें रेगुलेशन थर्ड में विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लीगल सर्विसेज क्लिनिक। अब इस्टेब्लिश कौन करता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शैल एस्टेब्लिश लीगल सर्विसेज क्लिनिक्स इन फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल, जहां पर फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल है उनके अधीन रहते हुए ऐसे एस्टेब्लिश करेंगे। कहाँ करेंगे, एक ग्राम समूह के लिए ऐसे ग्रामों के आकार के आधार पर ग्राम विधिक देखभाल समर्थन केंद्र नामक विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना करेगी, सभी ग्रामों में या ग्राम समूहों के लिए। मतलब
आवश्यकता अनुसार कहाँ कितनी आवश्यकता है, फाइनेंशियल कंडीशन किसकी क्या है, उस हिसाब से यहाँ पर ये क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। बी नंबर है इसका जो भी संरक्षण गृह वगैरह है, जो एनआई जैसे जेजेबी बोर्ड है, और विशेषकर वहां जहां लोग विधिक से संस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते, मतलब छुपे हुए जगह है जहां पर सीक्रेट ऐसी जगह है जहां पर लीगल सेवा के लिए संस्थाओं में वो पर्सन पहुंच नहीं सकते, उनके पास ऐसे कोई वाहन वगैरह भी नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है कि वो लीगल एड हेल्प वो ले सके, अन्य अवरोध का सामना करते हैं, विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना करेगा। भौगोलिक, सामाजिक या अन्य अवरोध का सामना करते हैं, मतलब ऐसी अदर कोई रुकावटें हैं उनका सामना करते हैं ऐसे पर्सन है, उनके लिए ये वहां पर स्थापना की जाएगी, स्टेब्लिश्ड। 4 नंबर है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर फ्री लीगल सर्विसेज इन द लीगल सर्विसेज क्लिनिक। अब इसमें क्राइटेरिया क्या है, पात्रता मानदंड हमने जो पढ़ा था सेक्शन 12 और 13 चैप्टर 4 में, क्राइटेरिया के हकदार कौन व्यक्ति होंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति जो धारा 12 में विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूरा करते हैं, क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हैं, तो उनमें निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने का पात्र होगा, फ्री लीगल सर्विसेज मतलब वो एलिजिबल होगा। 5 नंबर है मतलब जरूरतमंद होना चाहिए, उसको आवश्यकता होनी चाहिए लीगल सहायता की, ऐसा वो होना चाहिए, इसमें आता हो उस कैटेगरी में। 5 नंबर है इसमें विधिक सेवा क्लिनिक का प्रबंध कार्मिक, तो इसमें जो मैनिंग द लीगल सर्विसेज क्लिनिक, एवरी लीगल सर्विसेज क्लिनिक established अंडर रेगुलेशन 3 shall have at least 2 पैरालीगल वॉलंटियर्स, मतलब कम से कम 2 होंगे वॉलंटियर्स इसमें। और सेकेंड है इसका क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्थान या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रशिक्षित पैरालीगल सेवकों को तैनात कर सकेंगे, मतलब जिनका जुरिस्डिक्शन है ऐसी लीगल सर्विस वो है, क्या बोलते हैं उसको, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में डिस्प्यूट ट्रेंड पैरा लीगल वॉलंटियर्स टू द सर्विसेज क्लीनिंग। जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्प्यूट, जो ये डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है और जो प्रशिक्षित मतलब जो ट्रेनिंग पास कर ली है जिसने, वो जो पैरा लीगल वॉलंटियर्स है वहां पर तैनात करेंगे उस जगह में, और वकीलों को तैनात किया जाता है। ऐसी क्लिनिकों में लगे हुए पराविधिक सेवकों का यह कर्तव्य होगा कि वह वकीलों को अर्जी, आवेदन, अभिवचन और अन्य विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण में सहायता करें। तो जो भी एडवोकेट अपॉइंट किए गए हैं पैरालीगल क्लिनिक में, तो वहां पर उनको वो हेल्प करेगा कौन, पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है, किसी भी चीज की उनको जरूरत पड़ती है लगती है, जैसे डॉक्यूमेंट वगैरह करना, प्लीडिंग वगैरह है, तो उनको तैयार करने में और प्राप्त करने में जो हेल्प लगती है वो हेल्प करेंगे पीएलवी। 6 नंबर है इसका विधिक सेवा क्लिनिक में वकीलों की तैनाती। क्षेत्रीय अधिकारिता रखने वाला निकटतम विधिक सेवा संस्थान विधिक सेवा क्लिनिक में अपने पैनल वकीलों या पक्षी वकीलों को तैनात कर सकेगा। सेकेंड है इसमें किसी यदि मामले को किसी ऐसे वकील को सौंपा जाता है जिसमें लंबी अवधि के दौरान उसके अनुवर्तन निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा है, तो उसी वकील को इससे मामला सौंपा गया था विधिक सेवाएं जारी करने के लिए न्यस्त किया जाएगा। 7 है फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट बाय लॉयर्स इन द लीगल सर्विसेज क्लिनिक। स्थानीय अपेक्षा और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेस है उनके अधीन रहते हुए विधिक सेवा संस्था जो है वकीलों के मिलने की आवृत्ति विनिश्चित कर सकेगा और ये फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर सकेगा, और यदि निरंतर विधिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए स्थितियों की मांग है, ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो इसको। 8 में आ जाते हैं विधिक सेवा क्लिनिकों के प्रबंध के लिए वकीलों का चयन। डिस्प्यूट के सौहार्दपूर्ण समाधान के विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के कौशल वाले पैनल जो है एमिकेबल सेटलमेंट करवाते हैं, स्किल फॉर एमिकेबल सेटलमेंट वाले पैनल वकील या पक्षी वकील जो हैं तैनाती के लिए विचार किए जाएंगे।
परंतु कम से कम 3 वर्ष से व्यवसाय करने वाली महिला वकीलों को वरीयता दी जाएगी। तो प्रेफ़रेंस जो है वो उस लेडी वकील को दिया जाएगा, वीमेन लॉयर्स को। 3 जो 3 साल से प्रैक्टिस की हुई है, कम से कम 3 इयर्स having practice of at least 3 years। विधिक सेवाएं 9 में विधिक सेवाएं की बात है। दी जाने वाली विधिक सेवाएं विस्तृत प्रकृति की होगी, वाइड रेंजिंग इन नेचर। जैसे मतलब इसमें वही है, इसमें हेल्प करते मनरेगा वगैरह जो रोजगार कार्ड है उनको प्राप्त करने में उनको हेल्प करेंगे। जो ऐसे आवेदक है और ऐसे व्यक्ति है, असुविधाग्रस्त व्यक्ति है, उनकी सहायता करते हैं इसमें, तो उनको इसमें हेल्प कराई जाएगी। मनरेगा कार्ड वगैरह जो वो प्राप्त करना चाहते हैं, इसमें मतलब गवर्नमेंटल जो सर्विस है, जो भी लाभ है, मतलब उनको प्रॉफिट चाहिए जो पर्सन से, जिनको पता ही नहीं कुछ भी, तो वो जाके उस वहां पर जाएंगे क्लिनिक में, वहां पर आवेदन देते हैं, तो उनकी ये हेल्प करते हैं। जैसे वो फॉर्म वगैरह भी नहीं फिलअप कर पाते हैं ना, उनको पता ही नहीं है, इलिटरेस है वो, तो निरक्षर है, तो वो कैसे फॉर्म भरेंगे, तो उनकी फॉर्म भी ये फिलअप करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। 10 नंबर का विधिक सेवा क्लिनिकों में पराविधिक स्वयं सेवकों के कार्य। अब पैरा लीगल वॉलंटियर्स के कार्य क्या है, इसमें 10 नंबर में दिए गए हैं। विशेषतः निरक्षर अर्जी अभ्यावेदन या सूचना प्रारूपण में सरकारी स्कीम के अधीन उपलब्ध विभिन्न लाभों के लिए आवेदन प्रारूपों को भरने में सहायता देंगे। ये वाली बात इसमें आई है। जो भी मतलब वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो फॉर्म फिल करने के लिए भी हेल्प करेंगे। और जो पीएलवी है, यदि आवश्यक हो विधिक सहायता चाहने वाला व्यक्ति जो है उनके साथ सरकारी के पदाधिकारी संपर्क करने के लिए, मतलब कोई किसी ऑफिस है, गवर्नमेंटल ऑफिस है और उनके सरकारी कार्यालय में पदाधिकारी से संपर्क करना है। अटेंड द गवर्नमेंट ऑफिसेस फॉर इंटरेक्टिंग विद द ऑफिशियल एंड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। तो उनके साथ जाकर के गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर के उनको कोई हेल्प लेना है, जानकारी लेना है, कोई काम करना है, तो वहां से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उनके साथ में और उनकी हेल्प करेंगे, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए जाएंगे साथ मतलब जो पर्सन आएगा उसके साथ में ये वॉलंटियर्स जाते हैं उस गवर्नमेंट ऑफिस में। 3 नंबर है, इसमें विधिक सेवा क्लिनिक पर किसी वकील की सेवाओं की आवश्यकता है, सहयोग बिना किसी विलंब के निकटतम विधिक सेवा संस्थान से किसी वकील की सेवा उपलब्ध कराने के संपर्क करेगा। 4 नंबर आपात दशा में जो है पीएलवी विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्ति को निकटतम विधिक सेवा संस्था ले जाएंगे। तो ये ले जाते हैं जो पैरालीगल वॉलंटियर्स जो है ना, ये इनका काम इतना ज्यादा है कि हर एक जगह जाके हेल्प करते सब लोगों की, जहां जैसे जरूरत लगती है वहां वैसी ये हेल्प करते हैं। फाइव नंबर है इसमें विधिक शिक्षा और साक्षरता की सहायता में पुस्तिका और अन्य सामग्री वितरित करेंगे। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट पेम्पलेट्स एंड अदर मटेरियल्स इन एड ऑफ लीगल एजुकेशन एंड लिटरेसी। 6 नंबर है, जहां भी मतलब कैंप लगाए जाएंगे वहां पर सक्रिय रूप से भाग लेंगे, पार्टिसिपेंट करेंगे, वहां पर जहां भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, कैंप लगाए जाएंगे, वहां पर ये सक्रिय रूप से भाग लेंगे। 11 विधिक सेवा क्लिनिक की अवस्थिति, लोकेशन कहाँ होगा, तो विधिक सेवा क्लिनिक ऐसे स्थानों पर अवस्थित होगी जहाँ परिक्षेत्र के व्यक्ति सहजता से पहुंच सके, मतलब आसानी से जो जा सके वहां पर क्लिनिक में, ऐसे वहां ऐसी जगहों पे किया जा सकेगा। सेकेंड है, ग्राम पंचायत से अनुरोध कर सकेंगे कि वह विधिक सेवा क्लिनिक की स्थापना के लिए कोई कक्ष उपलब्ध कराए, कोई रूम अवेलेबल कराए, इसके लिए वो रिक्वेस्ट करेंगे ग्राम पंचायत से। परंतु यदि कोई ऐसा कक्ष उपलब्ध नहीं है, मतलब ऐसा कोई रूम अवेलेबल नहीं है, तब तक जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वो लीगल सेवा क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुकल्पित अल्टरनेटिव अकोमोडेशन इज अवेलेबल फॉर जो स्थान है ना, अल्टरनेटिव स्थान की उपलब्ध होने तक किराए पर कक्ष उपलब्ध है, रेंट पर रूम अवेलेबल करवाएगा। 12 है, इसका विधिक सेवा क्लिनिक के लिए सुविधाजनक कक्ष प्राप्त करने में स्थानीय निकाय संस्थाओं की सहायता करना।
इसमें वही रूम प्राप्त करने के लिए इसका हेडिंग ही कर लीजिए। 13 है इसका विधिक सेवा क्लिनिक का नाम प्रदर्शित करने वाला साइन बोर्ड, मतलब जो बोर्ड लगा रहता है ना कहीं भी ऑफिस में, जैसे हम जाते हैं बाहर बोर्ड लगा रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा रहेगा, टाइम वगैरह सब लिखा रहेगा, कार्य का टाइम क्या रहेगा, कब तक खुला रहेगा, वो सारी चीजें इसमें लिखी रहेगी। सेकंड है कि विधिक सेवा के कार्य की घंटे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के परामर्श से उस राज्य में अधिकारिता रखने वाले विधिक सेवा संस्था द्वारा विनियमित किए जाएंगे। रेगुलेट, जहाँ जुरिस्डिक्शन रखता है विधिक सेवा संस्था उसके द्वारा रेगुलेट किए जाते हैं टाइम आवर्स वगैरह जो है। और इसमें कब लगेगा, तो सभी रविवार और अवकाश के दिन को कार्य करेंगे। इसमें विधिक सेवा क्लिनिक उस परिक्षेत्र के लोगों की स्थानीय दशा और अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए जो भी रिक्वायरमेंट है वहां के लोगों की, तो उनको देखते हुए हर संडे को और अवकाश के दिन को कार्य करेंगे। संडे एंड हॉलीडेज। 14 में इसका विधिक सेवा क्लिनिक में अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें मतलब ये फर्नीचर, कुर्सियां क्या होगी, क्या व्यवस्था करने के फर्नीचर के बारे में ये 14 में टोटल। 15 प्रचार, इसमें प्रचार किया जाता है, पब्लिसिटी। 16 वकील विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझाने का प्रयास करेंगे। और 17 विधिक सेवा क्लिनिकों में सेवाएं प्राप्त करने वाले वकीलों, तो पैरालीगल वॉलंटियर्स और एडवोकेट से उनके जो भी भत्ते, वेतन भत्ते होंगे उनके बारे में इसमें है। और 18 में निकटतम विधिक सेवा संस्था द्वारा विधिक सेवा क्लिनिक में या परिसरों के निकट लोक अदालतें आयोजित करना। नियरेस्ट लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन टू ऑर्गेनाइज लोक अदालत एट द लीगल सर्विसेज क्लिनिक, मतलब जो हेडिंग याद करना है बस उनको, हेडिंग में ही आ जाएगा, वो अंदर जो लिखा हुआ है वो तो हेडिंग में ही सारा क्लियर हो रहा है, तो बाकी पढ़ने की किसी जरूरत है नहीं। कुछ चीजें हैं जहाँ ध्यान रखना है कि कितने अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट कितने किए जाते हैं, वो चीजें ऐसा है उनमें याद करना जरूरी है। 19 विधिक सेवा क्लिनिक का प्रशासनिक नियंत्रण, जो कंट्रोल होगा एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसके हाथ में होगा, तो विधिक सेवा क्लिनिक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सीधे प्रशासनिक नियंत्रण, मतलब जो स्टेट अथॉरिटी है वो कंट्रोल करता है इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। सेकेंड, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को, यहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को थी फर्स्ट में, अब सेकेंड इसमें बता रहा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को कार्यकरण के संबंध में निर्देश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करने की शक्ति प्राप्त होगी। तो स्टेट अथॉरिटी है वही मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा। 20 छोड़ दीजिए। 21 चल लोक अदालत यान का उपयोग, मतलब ये इसमें एक वाहन रहता है ना, जैसे कोई भी वाहन आता है प्रचार प्रसार करने के लिए, उसी वो चलता हुआ वाहन रहता है, जहाँ चाहे वहां कैंप लगा ले और वहां पर वो बैठक आयोजित कर सकता है उसकी। लोक अदालत वेन भेजे, अदालत न्यायपीठ के सदस्य लोक अदालत वेन भेजे। 22 इसमें सिर्फ हेडिंग ही करना है, विधि के छात्रों द्वारा संचालित लीगल रिसर्च क्लिनिक्स रन बाय द लॉ स्टूडेंट्स, तो इसमें लॉ स्टूडेंट्स चलाएंगे क्लिनिक को, उसके बारे में 22 में। 23 विधि के छात्र विधिक सहायता शिविरों के लिए किसी गांव को अंगीकृत कर सकते, तो एडॉप्ट करेंगे, जो लॉ स्टूडेंट है कोई सा भी विलेज गांव है उसको एडॉप्ट कर लेंगे, मतलब देख लेंगे कि हमको यहाँ पर काम करना है, तो वहां जाकर के वो काम करेंगे। क्या क्या करेंगे इसमें, लॉ स्टूडेंट गांव में जो जरूरतमंद लोग हैं उनको विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे, उनको खोज करके उनको ढूंढ करके उनकी सहायता करेंगे कि किसको हेल्प करने की जरूरत है। ये इसमें है। 24 में विधि महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय संबंध विधिक सेवा क्लिनिक, जो जुड़े हुए हैं इनसे, लॉ कॉलेजेस से अटैच्ड हैं, उनके बारे में बात है 24 में, तो इसका भी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं। 4 नंबर 5 नंबर का देख लीजिए। अंतिम वर्ष की कक्षाओं में जो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट है वो अपनी संस्था की संकाय सदस्य के पर्यवेक्षण के अधीन विधिक सेवा क्लिनिक में विधिक सहायता प्रदान कर सकेंगे, तो फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट हेल्प करेंगे इसमें। 5 नंबर का है प्राधिकरण, स्टेट अथॉरिटी, उन लोगों की जो ऐसे विधिक सेवा क्लिनिकों में विधिक सहायता की मांग करते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए अनुकल्पित विवाद समाधान, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट
सेटलमेंट शिविर जिसके अंतर्गत लोक अदालतें भी आयोजित कर सकेगी। कौन करती है? स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। 6 नंबर, इसमें डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की बात है। इसमें छात्रों को प्रमाण पत्र जारी कर सका डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है, ऐसे स्टूडेंट को सर्टिफिकेट देता है। 25 प्रशिक्षित पराविधिक स्वयंसेवियों की सेवाएं महाविद्यालय विधि महाविद्यालय संचालित में उपलब्ध कराई जाएगी। सर्विसेज ऑफ पैरालीगल वॉलंटियर्स trained by the legal services authority may be made available in the legal services clinics run by the law colleges, law universities etc। तो बस हेडिंग ही याद कर लीजिए इसमें। तो 26 इसमें हेडिंग कर लीजिए, बाकी इसमें सेकंड नंबर देख लीजिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कार्यकरण के आवधिक पुनर्विलोकन संचालित करना। कंडक्ट periodical review of the functions of legal services clinics। तो इसमें स्टेट अथॉरिटी है, इसमें वो स्टेट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी विधि महाविद्यालय से एक अधिकारी कार्य कार्यक्रम पर मासिक रिपोर्ट एकत्रित करेगा। जो भी वहां पर कार्य किए हैं पेजेस वगैरह में, वहां से एक मासिक रिपोर्ट कलेक्ट करेगा। सेकेंड, इसमें 3 मास में कम से कम एक बार या अधिक बार मतलब जो कार्य हुआ है इसमें स्टेट लीगल अथॉरिटी जो है ना, फिर से एक बार रिव्यू करेगी उसको, जो कार्य किया गया है उसके बारे में 3 महीने में कम से कम एक बार जरूर करेगी, देखेगी।